नमस्कार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी की न्याय व्यवस्था को। जब हम यूपी के स्पेसिफिक में न्याय व्यवस्था को डिस्कस करते हैं तो हमको पता लगा था कि हायर जुडिशरी के रूप में यानी कि उच्च न्यायालय के रूप में हमारे पास अपना उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था में हमारे पास अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके साथ ही हमारे पास कुछ कोर्ट्स की और व्यवस्था मिलती है हमको यहाँ पर। अगर हम यूपी के पॉलिटी के अंतर्गत उसकी न्याय व्यवस्था को डिस्कस कर रहे थे, चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, तो हमने इसको दो सेक्शन में या दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्या क्या संवैधानिक प्रावधान रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या क्या इतिहास रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंध में संविधान क्या कहता है, न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, न्यायाधीश का वेतन अर्थात उसकी सैलरी, उसके वेतन अर्थात उसके अलाउंसेस कहाँ पर डिस्चार्ज करे जाते हैं, वो किस पे भारित होते हैं और कहाँ से उनको निकल के आते हैं, न्यायाधीश के पेंशन की व्यवस्था में क्या संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलवाएगा, ये सारी व्यवस्था हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में इस यूपी पॉलिटी सेक्शन के जो न्यायालय की व्यवस्था चल रही है उसके पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हैं, तो आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे अधीनस्थ न्यायालय अर्थात हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे, हम सेशन कोर्ट की बात करेंगे, हम फैमिली कोर्ट की बात करेंगे, हम स्पेशल कोर्ट की बात करेंगे और इसके साथ ही हम कुछ स्पेशल कोर्ट के प्रोविजन को लेकर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चहल के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम सब लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और हाँ, इसको शेयर तभी करिएगा जब लगता है गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ आपका मार्गदर्शन कर पा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा था पिछले कुछ लेक्चर से या बहुत लेक्चर्स में हम यूपी के पॉलिटिकल मैप की पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा हम यूपी और बिहार के जो लोग हैं पर्टिकुलरली वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर राजनीति से किसी बात की चर्चा करी जाए तो उसका इंटरेस्ट अपने आप में बढ़ जाता है, रुचि अपने आप में बढ़ जाती है। और ये वही पॉलिटिकल मैप है जिसको हम बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे यूपी के पॉलिटिकल मैप का। तो उस यूपी के पॉलिटिकल मैप में हमको यहाँ पे मिल जाता है प्रयागराज। उस यूपी के पॉलिटिकल मैप में हमको यहाँ पे मिल जाता है प्रयागराज और प्रयागराज में हमारा उच्च न्यायालय स्थित है। इसके साथ ही यूपी में जो कुल डिस्ट्रिक्ट के नंबर्स हैं वो है 75 और यूपी में जो टोटल डिवीजन है वो है हमारे पास 18। तो कुछ हमारे पास न्यायालयों की व्यवस्था डिवीजन के लेवल पर भी है। वो कौन से न्यायालय है जो हमको डिवीजन के या संभाग के लेवल मिलते हैं, उसका होमवर्क मैं आपको देता हूं। अगले 5 से 10 मिनट में हम इसको डिस्कस भी यहाँ पर करने वाले हैं। कुल जिलों की संख्या यूपी में जो है 75 है। उन 75 जिलों में से एक हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में लगता है, 7 हमारे साथ उत्तराखंड के साथ लगते हैं, नेपाल के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के साथ हम बॉर्डर टच करते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ, मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ यूपी अपना बॉर्डर बनाता है, राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ यूपी अपना बॉर्डर बनाता है। और आपको बताना है कि मथुरा के विषय में मैंने क्या बताया था। अगर बारिश और मथुरा का कोई संबंध स्थापित किया जाएगा तो आपको बताना है कि मथुरा के विषय में बारिश को लेकर क्या संबंध स्थापित होता है, और यदि वर्षा को लेकर ही कोई संबंध आपको स्थापित करना है तो फिर आपको ये बताना है कि गोरखपुर और वर्षा के बीच में क्या संबंध निकल कर आता है। दिल्ली के साथ हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं और एनसीआर में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ शेयर होकर आते हैं, जिसमें हमारे पास शामली है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, बागपत है, हापुड़ है, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है। इन 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ एनसीआर का रीजन बनता है और यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर के रीजन को कवर करके चलते हैं। दूसरे राज्यों में भी एनसीआर का डिवीजन है, उनको किसी और परिप्रेक्ष्य में हम लोग स्टडी करेंगे एक बार फिर से। तो अब हम पॉलिटिकल मैप से अगर आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं, क्योंकि हमको पता था कि जुडिशरी में एक हमारे पास हायर जुडिशरी होती है और उच्च न्यायपालिका के अंतर्गत हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, और अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत फिर हमारे पास जिला कोर्ट और उससे नीचे के सारे न्यायालय आते चले जाते हैं। अदालत और न्यायालय में ये अंतर है, अदालत एक फारसी का शब्द है और जबकि न्यायालय शुद्ध विशुद्ध रूप से हिंदी या संस्कृत के शब्द से निकलकर आता है। तो पहले इस पिक्चर को देख लीजिए। इस पिक्चर में हमको लिखा मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट। अब इसका क्या अंतर है कि जिला और सत्र न्यायालय क्या होता है। तो जब भी सिविल मैटर को सुना जाएगा तो वो जिला न्यायालय कहलाएगा, और जब भी आपराधिक मैटर्स को सुना जाता है, अभियोग को सुना जाएगा, तो वो सेशन अर्थात सत्र न्यायालय कहलाएगा। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वही आपके सेशन जज भी होते हैं। वो सेशन जज तब बनते हैं, सत्र न्यायाधीश तब बनते हैं जब वो आपराधिक अभियोग को सुनते हैं, और जब वो सिविल मैटर्स को सुनते हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट जज की पदवी के साथ संबोधित करे जाते हैं। तो हमने कहा कि हमने एक इमेज ली है और यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की एक इमेज सामने निकल कर आती है। तो जब सिविल मैटर होगा तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा और जब क्रिमिनल मैटर्स होगा तो वही सेशन कोर्ट कहलाएगा। इसलिए जो सिविल मैटर्स को न्यायाधीश सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे, और जब वो क्रिमिनल मैटर्स को सुनेंगे तो वो सेशन जज कहलाएंगे। आगे बात करते हैं। अब अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं, तो हमको मिलता है आर्टिकल 233 और उस आर्टिकल 233 के अंतर्गत जो हमारे जिला न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता या उनकी अहर्यताओं को लेकर बात करी गई है। अब इसमें ये बात निकल के आती है
कि जो भी जिलाधीश न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति जो होगी वो राज्यपाल के द्वारा होगी। ध्यान रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, उनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाएगी। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाएगी। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी और शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाएगी उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात। लेकिन जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उससे पहले उच्च न्यायालय का परामर्श वहां पे लेना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात ही उनकी वहां पर नियुक्ति होगी। ये दूसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन वह कार्यरत ना हो किसी प्रकार से। अर्थात अगर वो जुडिशियल ऑफिसर है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कार्यरत ना हो। कम से कम 7 वर्षों के लिए अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में उन्होंने काम करा हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष तक वो कम से कम अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में काम कर चुके हैं। और नियुक्ति की अनुशंसा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा की जानी चाहिए। और अगर किसी को भी डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश नियुक्त करवाना है तो उसकी अनुशंसा जो आएगी वो हाई कोर्ट के द्वारा निकल कर आती है। तो यानी कि हाई कोर्ट का परामर्श और हाई कोर्ट की अनुशंसा के बाद ही किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। तो अर्हताओं में पहली अर्हता यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कार्यरत ना हो, कम से कम 7 वर्षों के लिए अधिवक्ता प्लीडर के रूप में कार्य करा हो। जब ये 2 अर्हताएं उनके पास आ जाती हैं तब उच्च न्यायालय के द्वारा उनके नाम को रेकमेंड करा जाता है। जब उच्च न्यायालय के द्वारा नाम को रेकमेंड करा जाएगा, अनुमोदित करा जाएगा, तो वहां पर फिर राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको शपथ भी वहां पर दिलवाई जाती है। ये कौन कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 233। ये कौन कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 233। अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 217 जो मैंने हाईकोर्ट के संबंध में आपको पढ़ाए थे उनका क्या क्या प्रावधान निकल के आता है, इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर्स के माध्यम से ये आपका पहला होमवर्क अभी के लिए मैं आपको दे रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अनुच्छेद 214, 15, 16 और 17 का प्रावधान हमने हाईकोर्ट के विषय में जो पढ़ा था वो संविधान के तौर पर क्या प्रावधान करता है। आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो 2 क्लॉज हमारे सामने बहुत स्पष्ट है कि ये हमारे पास 2 अर्हताएं हैं और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद और उच्च न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाएगी। अब आगे की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 235 क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण उच्च न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे प्रावधान है कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, उससे नीचे के जो भी न्यायालय होंगे उन पर जो नियंत्रण करेगा वो राज्य का हाई कोर्ट करेगा। और हमारे राज्य का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहा जाता है। अर्थात अगर यूपी के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि फिर जो यूपी के जितने भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं उन पर जो नियंत्रण का काम करेगा, कंट्रोलिंग पावर रहेगी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास रहेगी। यानी कि जो भी किसी राज्य का एक हाई कोर्ट होता है वही सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे अपने कंट्रोल को स्थापित करता है, उसके द्वारा ही नियंत्रण संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये प्रावधान कौन करता है? तो ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 235। 233 में न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, और डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में 235 प्रावधान करेगा कि जो भी सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण का काम राज्य के हाई कोर्ट करेंगे। अब आ जाती है अनुच्छेद 236, 233, 235 और अब आगे अनुच्छेद 236। अब अनुच्छेद 236 क्या प्रावधान कर रही है? तो अनुच्छेद 236 यह प्रावधान कर रही है कि निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत, इसमें कौन कौन आएंगे? जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, अपर जिला न्यायाधीश आएंगे इसी कैटेगरी में, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे और इत्यादि। ये सारे के सारे जिला जज न्यायालय की परिधि के अंतर्गत या परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 236। महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है लेकिन बस एक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने सिंपल से एक सूचना आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी, उपलब्ध करवा दी है। आगे की ओर देखिए। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण आता है राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। और हम जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट पर या हर कमिश्नरी पर हमारे पास एक रेवेन्यू कोर्ट होता है और रेवेन्यू कोर्ट के जो लॉयर होते हैं हम उनको रेवेन्यू लॉयर कहते हैं कि भाई ये अपने आप में रेवेन्यू के लॉयर हैं, अर्थात राजस्व के अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता वकील में भी क्या आता है? तो फिर से अधिवक्ता अपने आप में शुद्ध हिंदी का शब्द निकल के आता है और वकील हमारे पास अरबी शब्द के शब्दावली से निकल कर आता है। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित होता है। रेवेन्यू कोर्ट किसके द्वारा स्थापित होता है? विधि द्वारा स्थापित होता है। अब विधि को क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो हम इसको बोल देंगे एक्ट। तो किसके द्वारा स्थापित होगा? एक्ट के द्वारा स्थापित होगा। विशेष प्रकार के नियम के अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्थात यह विशेष प्रकार के नियम और उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित होता है। तो क्या इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं मिलता? तो इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो रेवेन्यू कोर्ट के लिए
संविधान में कोई प्रावधान हमको देखने को नहीं मिलता है, अर्थात अनुच्छेद 233 इसके संबंध में व्याख्यान उस प्रावधान नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस विषय को लेकर काम करता है, तो किराया, राजस्व या कृषि भूमि से होने वाले लाभ के विषयों को सुनता है। किराया, जो हम लैंड लीज तैयार करवाते हैं, अगर उस पर कोई वाद विवाद होगा तो वो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। दूसरा, राजस्व, जो भी राजस्व आता है सरकार के पास, वो उसके विषय को जो सुना जाएगा वो रेवेन्यू कोर्ट में सुना जाएगा। कृषि भूमि से होने वाले लाभ के विषयों को भी रेवेन्यू कोर्ट में सुना जाएगा, अर्थात चकबंदी और से संबंधित जो भी विषय होंगे वो भी रेवेन्यू कोर्ट में ही सुने जाते हैं। इसको बोलते हैं खसरा। तो आप जब भी किसी रेवेन्यू कोर्ट में, राजस्व न्यायालय में जाएंगे तो आपको खसरा शब्द बहुत अधिक सुनने को मिला है। खसरा अर्थात एक डिमार्केटेड लैंड एरिया का पोर्शन है जिसको बोलते हैं खसरा। के खसरा की माप कितनी है, विषयों को सुना जाता है। वाद जिला कलेक्ट्रेट या सहायक कलेक्ट्रेट के माध्यम के द्वारा सुने जाते हैं। तो कौन सुनता है आपको, कलेक्ट्रेट के स्तर पर यहाँ पे सुना जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस में, वहां पर आपको कमिश्नर ऑफिस में आपको जिला कलेक्टर है, सहायक कलेक्टर वहां पे आपको बैठे मिलेंगे, वही न्यायाधीश के पद पर रहते हैं और वही इन विषयों को सुनते हैं और फिर उनका निर्णय यहाँ पर निकल कर आता है, जिसे रेवेन्यू कोर्ट के स्तर पर अपने आप एक अंतिम निर्णय माना जाता है। आगे देखते हैं। तो हमको ये पता लग गया कि जो हमारे पास राजस्व न्यायालय होते हैं उनको लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। राजस्व न्यायालय की स्थापना एक विधि के माध्यम से करी जाती है और उस विधि के माध्यम से राजस्व न्यायालय अपने अपने संभाग या विषयों पर या जिले के स्तर पर काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और जो लगातार हमको सुनने में आता है, और कोई भी एक ऐसा ज्वलंत विषय जो भारत में कभी भी किसी प्रकार से उठता है और जब न्याय की बात आती है तो कहते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान ये है कि यहाँ पे सुनवाई डे टू डे बेसिस पे बहुत जल्दी जल्दी करवाई जाती है ताकि डिसीजन, निर्णय तुरंत आ जाए। जितनी जल्दी डिसीजन आएगा उतनी अधिक न्याय प्रणाली अपने आप में सशक्त होती है। भारतीय न्याय प्रणाली का अपने आप में किसी किसी परिप्रेक्ष्य में असफल होना या कम सफलता का परिचय इस बात से भी हमको मिलता है, संकेत इस बात से मिलता है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था का प्रोसेस जो समय है वो बहुत अधिक कंज्यूम होता है। 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल केस चलते हैं। अगर किसी भी केस का निर्णय 2 से 3 साल में, 1.5 से 3 साल के एवरेज पे आने लगे तो आप मानेंगे कि अपराध स्वतः ही अपने आप बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो अपराधी है उसको पता है कम से कम 10 से 15 साल ये केस चलने वाला है। अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसने 50 वर्ष की आयु में किसी केस को कमिट कराया तो उसको पता है कि 60, 65, 70 साल की आयु तक की केस चलेगा, मुझे जेल जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, उसके बाद तो मैं कहीं और ही निकल जाऊंगा 70 साल की आयु के आसपास आते आते। फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान हमको कहाँ मिलेगा, तो फिर से यह कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। तो जिस प्रकार से रेवेन्यू कोर्ट का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, उसी प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। कब स्थापना यूपी के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्ष 2000 में इसकी स्थापना होती है। अनुशंसा किसने करी, तो 11वें वित्त आयोग के द्वारा इसकी अनुशंसा करी गई। विशेष अभियोग के संदर्भ में एक सुगम तथा त्वरित न्याय प्रणाली। सुगम, आपको अधिक परेशानी ना हो, ना अधिक पैसा खर्च हो, ना लीगल फॉर्मेलिटीज आपको न्यायिक जो औपचारिकताएं पूरी करनी पड़े, और आपको त्वरित, त्वरित यानी कि तुरंत, तुरंत यानी कि बहुत तेजी के साथ आपको न्याय मिल जाए। तो सुगम हो, जिसमें ज्यादा हिक्कप्स, अनुबंध वगैरह ना लगे हो, ताकि आपका अधिक कम से कम समय लगे और कम से कम आपको वहां पे धन व्यय करने की आवश्यकता पड़े। तो विशेष अभियोग के संदर्भ में, तो यानी कि विशेष अभियोग की कैटेगरी में किसी अभियोग को पहले डाला जाता है, तो किसी अभियोग को पहले विशेष बनाया जाता है कि हाँ, शासन की दृष्टि से यह अपने आप में विशेष अभियोग है। और जब शासन की दृष्टि से वो अपने आप में विशेष अभियोग है, या न्यायालय के हाई जुडिशरी की दृष्टि से वो अपने आप में विशेष अभियोग है, या डिस्ट्रिक्ट जज की जुडिशरी के अंतर्गत वह अपने आप में विशेष अभियोग है, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, स्थानांतरित करा जाता है। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है तो उसकी सुनवाई जो है वो तुरंत, सुगम और तुरंत न्याय प्रणाली के अंतर्गत होती है। उद्देश्य क्या है इसका, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य वो है महिला एवं बच्चों के बचाव। ध्यान दीजिए, महिला एवं बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। विशेष अभियोग के अंतर्गत डाल जाएगा, तो अगर महिला और बच्चों के संदर्भ में कोई अभियोग है तो वो स्वतः ही, मतलब बहुत कम प्रयास के साथ, एक माना जाता है कि वह विशेष अभियोग की परिधि में आता है और एक सिग्नेचर के साथ वो विशेष अभियोग की परिधि में आता है, फिर उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, महिला एवं बच्चों के बचाव तथा सुरक्षा सुरक्षित करना। बचाव किस प्रकार से बच सकते हैं, जब बचा लिया है तो फिर उनकी सुरक्षा को सुरक्षित भी करना पड़ता है, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की वो घटना इनके साथ ना हो जो इस प्रकार से अभी हो गई है। तो अभी जो वर्तमान में घटना हुई है, पहले उससे बचाव करना, भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए उनको सुरक्षित भी करना है। क्रियान्वयन कौन करता है, विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग के द्वारा, केंद्र द्वारा, न्याय विभाग के केंद्र के द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है। तो हर
हर राज्य में अपनी एक विधि और न्याय मंत्रालय होता है, उसी का जो न्याय विभाग होता है उसके द्वारा से क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ध्यान रखिए, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप निकल के आता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना थी ये, और अगर ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है तो इसका जो व्यय होगा वो 60:40 के अनुपात में वितरित करा जाएगा, अर्थात आपस में बांटा जाएगा, जिसमें अगर 100 रुपए का व्यय टोटल हो रहा है तो 100 रुपए में से 60 रुपए केंद्र सरकार देगी और 40 रुपए राज्य सरकार देगी। सेवा कहाँ दी जा रही है? राज्य के स्तर पे दी जा रही है, लेकिन उसके लिए जो 60 रुपए का व्यय हो रहा है, टोटल 60% का व्यय वो केंद्र की ओर से आता है। एक बात। दूसरी बात, अगर वही राज्य कोई विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, कोई एक ऐसा राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, तो फिर केंद्र उन्हीं 100 रुपए में 90 रुपए देगा और बाकी के 10 रुपए फिर अरुणाचल प्रदेश को लगाने पड़ेंगे। तो अगर कोई राज्य विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेट की कैटेगरी की परिधि में आता है तो वहां पर फिर वही जो राजस्व का बंटवारा है वो जो व्यय का बंटवारा है वो 90 और 10 के अनुपात में होने लगता है, जहां पे 90 रुपए केंद्र सरकार की ओर से आएंगे और 10 रुपए राज्य सरकार के व्यय के द्वारा करे जाएंगे। तो अगर इंपॉर्टेंट बात को हम फिर से रिवाइज करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के विषय में, तो हमको यह पता लगा कि इसका भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, जैसे रेवेन्यू कोड के संबंध में कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन वह भी विधि द्वारा स्थापित हुआ था, यह भी विधि द्वारा स्थापित हुआ था। यह विधि आई है वर्ष 2000 में। इस विधि की अनुशंसा जिसने करी है वो 11वां वित्त आयोग था। आपको बताना है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और इसका कार्यकाल कहां से कहां तक रहने वाला रह चुका है। दूसरा, विशेष अभियोग के संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है महिला एवं बच्चों का क्या करना है? पहला बचाव करना है, दूसरा उसकी करनी है सुरक्षा। क्रियान्वयन कौन करेगा? विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि विभाग अर्थात लॉ डिपार्टमेंट इसका इंप्लीमेंटेशन करेगा। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉ डिपार्टमेंट जो होगा वो इसका इंप्लीमेंटेशन करेगा। क्योंकि यह स्कीम केंद्र द्वारा प्रायोजित है, इसलिए अगर आपके पास विशेष राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि यूपी विशेष राज्य के दर्जे में नहीं आता है, इसलिए जो इसका कुल व्यय होगा उसमें से 60 रुपए केंद्र सरकार की ओर से आएंगे और 40 रुपए राज्य सरकार के माध्यम से करे जाएंगे। लेकिन अगर यूपी समझ लीजिए कि आज के बाद विशेष राज्य का दर्जा उसको मिल जाता है, तो फिर उसी परिस्थिति में 90 रुपए केंद्र सरकार की ओर से आएंगे और 10 रुपए राजस्व व्यय पर यूपी सरकार के पास से इसके व्यय के लिए जाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। तो आगे चल रहा है पारिवारिक न्याय मंत्रालय, पारिवारिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट। अब ये फैमिली कोर्ट क्या है तो इसको भी समझ लीजिए। यूपी के सभी संभाग मुख्यालयों में अर्थात कमिश्नरेट के लेवल पर ये क्रियान्वित करे जाते हैं। कौन क्रियान्वित करे जाते हैं? फैमिली कोर्ट। जस्ट एक सेकेंड। ओके, संभाग अर्थात कमिश्नरेट के लेवल पर, डिवीजन के लेवल पर इंप्लीमेंट करे जाते हैं। स्थापना उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984। अब इसको ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुई है? वर्ष 1984 में। इसके लिए जो विधि बनाई गई उस विधि का जो नाम था अर्थात लॉ एनेक्टमेंट करा गया, उसके जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश यूपी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, फैमिली कोड एनेक्टमेंट 1984 में। तो यानी कि इसका भी प्रावधान हमको संविधान के अंतर्गत नहीं मिलता है। तो इसकी जो स्थापना हुई है अपने विधि द्वारा हुई है, यानी कि यह भी अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे हमारे पास रेवेन्यू कोर्ट मिले थे और जो हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट मिले थे। यह अधिनियम प्रावधान करता है कि अब ये जो अधिनियम है कौन सा वाला? यह वाला अधिनियम उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 यह प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात राज्य में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये शब्द थोड़ा एडिशन में आ गया है। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद राज्य में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा करी जाएगी। तो राज्य में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे यूपी की सरकार है, तो यूपी की सरकार क्या करेगी? उच्च न्यायालय अर्थात इलाहाबाद हाईकोर्ट से परामर्श करेगी और परामर्श करने के बाद राज्य में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा करी जाएगी। तो परामर्श करने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और जब परामर्श हो जाएगा उच्च न्यायालय के साथ अर्थात इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ, तब यूपी की गवर्नमेंट राज्य में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करेगी। ये इसका एक प्रावधान है। प्रावधान कहां से आता है? उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालय अधिनियम वर्ष 1984 के अंतर्गत। अब इस प्रावधान के माध्यम से अगर हम इसको देखते हैं तो हमको फैमिली कोर्ट का प्रोविजन मिलता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रूरल कोर्ट, यानी कि ग्रामीण कोर्ट, ग्रामीण न्यायालय। रूरल कोर्ट्स क्या कहते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 लाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा
ग्रामीण न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 लाया गया। तो ग्रामीण न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 लाया गया। अस्तित्व में कब से आया? 2009 में आया, और वो भी 2 अक्टूबर 2009 से अस्तित्व में आया। अधिनियम आया 2008 में, ध्यान दीजिएगा। अधिनियम किसके द्वारा आया? तो अधिनियम आया केंद्र सरकार के द्वारा। अधिनियम आया कब? तो आया वर्ष 2008 में, अभी चल रहा है 2024, अर्थात आज से 16 वर्ष पूर्व आया। इंप्लीमेंटेशन कब से हुआ? क्रियान्वित अर्थात अस्तित्व में कब से आया? तो 2 अक्टूबर वर्ष 2009 से अस्तित्व में आया। यह अधिनियम प्रावधान करता है, यह भी फिर से प्रावधान करता है, और यह प्रावधान क्या करता है कि पंचायत के स्तर पर, पंचायत हम जानते हैं, तो पंचायत के स्तर पर, और यूपी में जो है वो 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था काम करती है, 2 स्तर की पंचायत व्यवस्था अपने पास नहीं है। तो पंचायत के स्तर पर ग्रामीण न्यायालय का राज्य सरकार, ध्यान दीजिए, राज्य सरकार, फिर से वही लाइन है जो हमारे पास फैमिली कोर्ट में आई थी, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात उसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है। तो वहां पे हमारे पास जो फैमिली कोर्ट्स थे उसमें भी राज्य सरकार क्या कर रही थी, यानी कि यूपी की जो सरकार है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से परामर्श करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से परामर्श करने का डिवीजन लेवल पर एक फैमिली कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करेगी। इसी में, अब इसी संदर्भ में ठीक यही प्रोविजन हमको यहाँ देखने को मिलता है ग्रामीण न्यायालय के संदर्भ में। ग्रामीण न्यायालय अस्तित्व में आते हैं आज से 15 वर्ष पूर्व, अर्थात वर्ष 2009 में, और यह अधिनियम भी ठीक यही प्रावधान करता है कि राज्यों को अपने राज्य में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना करनी है तो वो हाई कोर्ट से परामर्श करेगा। फिर हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद जो सहमति बनती है हाई कोर्ट की अनुशंसाओं के बाद, उसके बाद ग्रामीण न्यायालय की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी। सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट से डिस्कशन करने के बाद राज्य सरकार अपने राज्यों में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो अब इसको यूपी के संदर्भ में देखते हैं, तो यानी कि यूपी की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद यूपी के अंतर्गत ग्रामीण न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ग्रामीण न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान निकल के आता है वो केंद्र सरकार के अधिनियम के माध्यम से निकल के आता है। केंद्र सरकार अधिनियम ले आती है वर्ष 2008 में, और जिसका इंप्लीमेंटेशन होता है 2 अक्टूबर वर्ष 2009 से। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब क्या है, इसका जो अधिकारी होगा उसको बुलाएगा जुडिशियल ऑफिसर, अर्थात न्यायिक अधिकारी, यानी कि यहाँ पर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करी जाएगी। यहाँ पे एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करी जाएगी जो अपने आप में फर्स्ट क्लास ऑफिसर होगा। और फर्स्ट क्लास ऑफिसर हमको मिलते हैं, पता है हमको, कमीशन के थ्रू ही निकलते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से आप सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तैयारी करें तो कमीशन के थ्रू ही निकलेंगे, तो उसी प्रकार से उसी कमीशन को तो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर निकलता है जो अपने आप में न्यायिक अधिकारी होता है। तो इसका अर्थ ये होगा आपको पास जुडिशियल एग्जाम का क्लियरेंस होना चाहिए। कुल 113 न्यायालयों का इस समय प्रावधान यूपी में है, जिसमें से 43 इस समय क्रियान्वित है। तो यूपी में इस समय 43 ग्रामीण कोर्ट अर्थात रूरल कोर्ट अपने आप में काम कर रहे हैं। जो टोटल प्रावधान है, जो कुल संख्या का अनुमोदन है वो 113 है, अभी 43 वर्तमान में इस समय काम कर रहे हैं यूपी के अंतर्गत ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट। अब ये क्या होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रावधान है। अब ध्यान रखिए, अभी तक जो प्रावधान आया था वो केंद्र सरकार के अधिनियम के द्वारा आया था। विशेष न्यायालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान करा, और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के अनुसार जनप्रतिनिधि अभियोग के संदर्भ में, अर्थात जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको बोलते हैं जनप्रतिनिधि। उन जनप्रतिनिधियों के अभियोग के संदर्भ में, यानी कि जनप्रतिनिधि पर यदि कोई केस चल रहा है तो उसके संदर्भ में विशेष न्यायालय की स्थापना करी जाएगी। इस विशेष न्यायालय का प्रावधान कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले के जितने प्रावधान हो रहे हैं वो केंद्र सरकार अधिनियम के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अंतर्गत या उसके वर्डिक्ट के अंतर्गत आता है। संदर्भ में त्वरित न्याय व्यवस्था प्रणाली, इसको बोलते हैं एमपीएमएलएस कोड। मुख्य उद्देश्य नागरिक अभियोग का निवारण त्वरित तथा प्रभावी रूप से, न्यायिक अभियोग का निवारण त्वरित, जैसे कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट देखा था ठीक उसी प्रकार से त्वरित तथा प्रभावी रूप से करना। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। इस मैटर को कौन सुनेगा, तो इस मैटर को वो सुनेंगे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, अर्थात वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। तो वही विशेष न्यायालय में बैठेंगे, और उस विशेष न्यायालय में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके संदर्भ में इस केस को सुना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित किए जाएंगे। जो विशेष न्यायाधीश इस कोर्ट में बैठकर उस मैटर को सुनेगा, उनको जो नामित करेंगे वो मुख्य न्यायाधीश करेंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद। अभी इस तीनों लाइंस को समझ लीजिए। अगर कोई स्पेशल कोर्ट है और उसमें कोई जज बैठे हुए हैं तो वो जो जज होंगे वो हाई कोर्ट के जज होंगे। अब हम कहते हैं कि ये स्पेशल कोर्ट यूपी में है, तो यूपी के स्पेशल कोर्ट में जज बैठे होंगे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होंगे। उनका नॉमिनेशन करा हो गया, उनकी नियुक्ति करी गई होगी भारत उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन सा, ये आपका होमवर्क हो जाता है, क्योंकि मैं जब जुडिशरी को डिस्कस कर रहा था
तो मैंने बताया था कि वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश जब इन जज की नियुक्ति करेंगे स्पेशल कोर्ट के लिए, तो इसके लिए वो डिस्कशन करेंगे किससे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से गो अहेड मिल जाएगा, तब मुख्य न्यायाधीश इन न्यायाधीश की नियुक्ति इस स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत करेंगे। तो इसका प्रावधान निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट से। ये जनप्रतिनिधि के संदर्भ में विशेष जो कोर्ट चलते हैं उनको लेकर यहाँ पे प्रावधान निकल के आता है। इसलिए इसको जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट है, संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश के द्वारा ही इस मैटर को सुना जाएगा। उस न्यायाधीश की नियुक्ति वहां के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कही जाएगी। मुख्य न्यायाधीश उस न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, और जब उनसे सहमति बन जाएगी तभी इनकी नियुक्ति इस स्पेशल कोर्ट में करी जाएगी। तो ये थे अपनी सबऑर्डिनेट व्यवस्था के अंतर्गत यूपी की व्यवस्था की प्रणाली, जहां पर हमने हाई कोर्ट को डिस्कस कर उसके पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम अधीनस्थ न्यायालय को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका उत्तर सुगम तरीके से आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अभी इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम यूपी की पॉलिटी में एक अन्य विषय के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।